समय आएगा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग की, जिसमें हम यूनिट 4 और यूनिट 5 पूरा कवर करने जा रहे हैं। इसमें हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे जिससे आपको क्लियर हो जाए। लास्ट मोमेंट पे अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको करना क्या है, यूनिट 4 में इसमें जो है 2 ही 3 ऐसा क्या, यूनिट 4 और यूनिट 5 दोनों ही बहुत ही ईजी चैप्टर हैं, ठीक है। इनको अगर आप कर लेते हो, जितने पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, तो ईजिली आपके मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो पहला टॉपिक है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वेंशनल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, ये याद रखना। कन्वेंशनल से आप रिन्यूएबल लिख दोगे, ये नहीं लिखना है। कन्वेंशनल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। एग्जाम्पल में कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस। दूसरा क्या है, नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, मतलब जो कभी खत्म नहीं हो सकती, सन, वाटर, एनिमल, डंग, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज देख लें तो सोलर एनर्जी, ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेज में तो आती हैं सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी, वेव एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। ये 4-5 एनर्जी हैं जिनको आपको अच्छे से करना है। फिर OTEC कई बार पूछा जा चुका है पिछले एग्जाम्स में, जो कि हुए ही नहीं है, बट दूसरे जो यूनिवर्सिटीज़ के हैं उनमें से हुए हैं, उनमें पूछा जा चुका है, इसलिए OTEC, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है। तो ये होता क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन वाटर एट बॉटम एट सी एंड टॉप ऑफ सी। इसको समझने के लिए बेस्ट चीज़ है, जो समुद्र होता है उसमें जो पानी होता है, पानी जो ऊपर वाला पानी होता है वो ज़्यादा गर्म होता है और नीचे वाला पानी ठंडा होता है। रीजन डायरेक्ट की सन की डायरेक्ट जो रेज होती हैं वो पानी पर पड़ती हैं, इसलिए ऊपर वाला पानी हमारा जो होता है वो गर्म होता है। और इसी को हम यूज में ले आते हैं, एक हीट इंजन लगा के हमारा काम शुरू होता है, जिसमें हम लोग करते क्या है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। रिवर्सिबल हीट इंजन रिक्वायर्ड बिटवीन सोर्स एंड सिंक, मतलब रिवर्सिबल हीट इंजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। टाइप्स किन से होते हैं, 2 होते हैं, ओपन क्लोज्ड, दैट्स इट। और टाइप्स ऑफ फ्लोज देख लो, टाइप्स ऑफ फ्लोज तो सब सोनिक होता है और सोनिक होता है सुपरसोनिक। सब सोनिक, सोनिक, सुपरसोनिक। इसको इन दोनों को याद करने के लिए सबसे ईजी मेथड है, सब सोनिक में m जो होता है लेस देन 1 होता है, सोनिक में m इक्वल टू 1 होता है, सुपरसोनिक में m इज ग्रेटर देन 1। और m क्या होता है, हमारी मैच नंबर होता है, MACH, ठीक है, मैच नंबर, ठीक है। अब उसके बाद देख लो दूसरा जो है सब क्रिटिकल, क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल। क्रिटिकल में जो है FE जो होता है लेस देन 1 होता है, बिल्कुल सेम पुराने वाले लगता है, FE इज इक्वल टू 1, FE इज ग्रेटर देन 1। और FE क्या होता है, फ्रॉड नंबर, ठीक है। ओके, इतना क्लियर है। फिर 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल फ्लो, ठीक है, इनको भी आप देख लेना। इसमें वेलोसिटी होती है, ठीक है, वेलोसिटी एट ऑफ टाइम, वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम। इसमें भी वेलोसिटी जो होती है फंक्शन ऑफ टाइम होती है, तीनों वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम होती है। डिफरेंस इतना है, इसमें 1 स्पेस रहता है, इसमें 2 स्पेस, इसमें 3 स्पेस, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, ठीक है। इसमें क्या है, टाइडल एनर्जी देख लो। प्रिंसिपल क्या होता है टाइडल एनर्जी का, टू यूटिलाइज टाइडल एनर्जी वाटर शुड बी एट हाई टाइड और बिहाइंड अ डैम और बैरेज, ठीक है। इसमें क्या है, ये जो एक डैम है, ये फिगर बनानी है आपको, ये डैम है, डैम में यहाँ बेसिन है। अब देख लो पानी कैसे आता है, ये हमारा एक बेसिन है एट लो टाइड है। अब पानी क्या है, एकदम भी टाइड नहीं आया, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब नॉर्मल जो सिचुएशन रहती है वैसे। अब टाइड आएगा तो क्या होगा, पानी उठेगा, ठीक है, और पूरा उठने के बाद यहाँ आ जाएगा, यहाँ आने के बाद ये पानी वापस नहीं जा पाएगा, यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। तो ये पानी जो है, अब इसको जब हम नीचे फ्लो कराएंगे डैम की मदद से, तो हमारी एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, मतलब पानी जाएगा, उसमें हमने लगा दिया टरबाइन, टरबाइन जब मूव करेगी तो मैकेनिकल वर्क मिला हमें, मैकेनिकल वर्क को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। सीधा सा यही फंडा है इसमें। बैराज है इसमें, मतलब ये देख लो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, मेन कंपोनेंट। बैरेज हो गया, फीचर्स, ठीक है, लेस स्लोपी टुवर्ड्स ओशन एंड बेसिन साइड, एबल टू विथस्टैंड। कई बार क्या होता है ना, ये टूट जाते हैं, शॉक जैसे स्पीड में आई, ये जितने स्पीड में आई ये डैम में उखड़ के अलग चला जाता है, ठीक है। तो फीचर ये रखना चाहिए कि एबल टू विथस्टैंड शॉक, मतलब लोड को सहने की क्षमता रहे उसमें। तीसरा क्या है, लो हाइट एंड शॉर्टर इन लेंथ, इसको ज़्यादा हाइट का नहीं बनाना चाहिए, नहीं पता लगे कि जितने ऊपर जा रहा है पानी नहीं पहुंच रहा वहाँ पे, ठीक है। और देख लेना, स्टील फाउंडेशन फ्रेम एंड चैनल्स आर इम्बेडेड, यहाँ के स्टील लगते हैं, ठीक है। फिर स्लूइस गेट्स क्या होते हैं, ओपन बाय वाटर प्रेशर, नो मैकेनिकल मीन्स रिक्वायर्ड, ये जब भी पानी स्पीड में आता है अपने आप ओपन हो जाता है, ठीक है। टरबाइन कौन सी यूज होती है, कपलन और बल्ब टाइप टरबाइन यूज्ड, ठीक है। बेसिन सिंगल, पेयर और मल्टीपल टाइप्स, ठीक। 2 टाइप्स के होते हैं, SBS मतलब सिंगल बेसिन सिस्टम, दूसरा होता है डबल बेसिन सिस्टम। ये सिंगल बेसिन सिस्टम का डायग्राम है, डबल बेसिन ऐसे बनता है, 3 टाइप का बनेगा। ये जो है अपर बेसिन है, लोअर बेसिन है, इसका क्वांटम में अच्छे से दिया एक्सप्लेनेशन, एक बार जरूर देखना। एडवांटेजेस क्या होते हैं,
प्रोटेक्शन ऑफ कोस्ट लाइन, मतलब कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कई बार काफ़ी तेज से आएगा, मतलब मान लो टाइड, तो कोस्ट लाइन हमारी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। जो हमारे लोग रहते हैं वो भी, उनको भी बहुत नुकसान पहुंचता है। दूसरा का इनएग्जॉस्टेबल, कभी ख़त्म नहीं होगा, सबसे बेस्ट है। इलेक्ट्रिसिटी रिलायबिली, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करता है बहुत कम खर्च में, ठीक है, ज़्यादा कोई काम नहीं लग रहा है। अनअफेक्टेड बाय फेलियर ऑफ मानसून, मतलब अगर मानसून भी ख़राब हो रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है इसे, ठीक है। पॉल्यूशन फ्री, क्लियर है। फिर इनिशियल कैपिटल कॉस्ट इज हाई, मतलब इसको लगाने में, कुछ चीज़ें से टरबाइन फिट करने में तो थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगता है इनिशियली। फिर आउटपुट पावर इज वेरिएबल, क्या है आपकी, कई बार टाइट ज़्यादा स्पीड में आ रही तो ज़्यादा पावर मिल रही, कम स्पीड में आ रही तो कम पावर मिल रही। फिर सेडिमेंटेशन ऑफ बेसिन इज सीरियस प्रॉब्लम, जो बालू रहती है वो नीचे बैठती है जब तो बहुत प्रॉब्लम करती है, ठीक है। इफिशियंसी अफेक्टेड, अब इफिशियंसी अफेक्ट होती है, अगर कम है तो कम होगा, ठीक है, ज़्यादा है तो ज़्यादा होगी। और मैराइन लाइफ अफेक्टेड, मतलब कि छेड़छाड़ करते हैं तो मैराइन लाइफ इफेक्ट होती है, मतलब जैसे कि कई बार मछली उछली आ जाती हैं तो वो भी फंस के कट जाती हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नई, इस पे देख लो वेव एनर्जी क्या होती है, वेव एनर्जी देख लो, ठीक है। प्रिंसिपल क्या होता है, ओशियन वेव्स आर क्रिएटेड ड्यू टू विंड इंटरेक्शन विथ ओशियन सर्फेस, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी, ठीक। एनर्जी ट्रांसफर टू वाटर बाय विंड इज काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड विंड स्पीड एक्सेट्रा। इसमें क्या है, प्रिंसिपल क्या होता है कि ओशियन वेव्स आर क्रिएटेड ड्यू टू विंड इंटरेक्शन विद ओशियन। जब भी पानी, वेव कैसे बनेगी, जब बहुत तेज हवा जो है पानी के ऊपर, समुद्र के ऊपर आएगी तो हमारे जो वेव होती हैं वो फॉर्म, लहर बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, वो लहर बनना शुरू होगी, ठीक है। एनर्जी जो ट्रांसफर होती है विंड से, तो और कौन कौन सी एनर्जी रहती है विंड में, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और विंड स्पीड की एनर्जी, ठीक है। अब ब्लोइंग विंड क्रिएट्स प्रेशर, जब वो पानी पे चलती है हवा तो प्रेशर बनाती है जिससे हमारा क्रस्ट और ट्रफ डेवलप होते हैं और हमारी विंड जो है एक वेव क्रिएट करती है, ठीक। अप एंड डाउन और फ्रो एंड, अप एंड फ्रो एक और ये रहा टू एंड फ्रो, ठीक। एवरी पार्टिकल पासिस टू अदर, दैट इज, जैसे कि कहते हैं नहीं, हीट में क्या होता है कि हर एक पार्टिकल जो होता है दूसरे को पास करता चला जाता है, इसलिए हीट जो है दूसरे एंड तक पहुंच जाती है किसी भी मेटल रॉड के, ठीक है। उसी तरह से इसमें होता है कि हर पार्टिकल को देता जाता है और एक वेव लंबी बन जाती है। और ट्रेवल लार्ज डिस्टेंस, और क्या है, स्ट्रेंथन्ड बाय न्यू वाइंड, मतलब कि काफ़ी लंबी, जैसे एक वेव अगर एक बार हवा चल जाती है तो कहीं वो 2-3 किलोमीटर तक बनती चली जाती है। और रीजन उसमें एक चीज़ और एडिट करता है कि जो नई विंड आती है वो भी उसमें सपोर्ट कर देती है, इसीलिए नई काफ़ी स्पीड में बनती चली जाती है, ठीक है। हाइट ऑफ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड में, जितनी तेज हवा होगी उतनी जो है वेव की हाइट होगी। कैन बी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी बाई मैकेनिकल मीन्स, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं बाई मैकेनिकल से, ठीक है। एडवांटेज देख लो, नेचुरल एक्यूमुलेट, मतलब कि नेचुरल होता है, कभी ख़त्म नहीं हुआ है। इको फ्रेंडली, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नो स्पेस कवरेज, मतलब इसमें तो भाई कुछ लगाना भी नहीं है, ठीक है, लगाएंगे भी तो अंदर ही, क्योंकि अब कहीं और तो लेना है नहीं, मतलब जहाँ पे पानी है वहीं पे लगेगा ही। फिर नो स्पेस कवरेज, ठीक है। लार्ज पावर जनरेशन, बहुत ही ज़्यादा पावर जनरेट हो जाती है। फिर रनिंग कॉस्ट इज इक्वल टू जीरो फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब इनिशियल कॉस्ट भी बहुत कम ही रहता है। फिर कैपिटल कॉस्ट इज हाई, ये पॉइंट है इसमें, ठीक है। प्रॉब्लम इन मैन्युफैक्चरेंस अगर जैसे कई बार क्या होता है कोरोजन की वजह से, ठीक। तो डिवाइस ऑपरेट्स इन ओशियन, मतलब डिवाइस ये हमारी ओशियन के अंदर ऑपरेट करती है तो मेंटेनेंस चार्ज लगता है, ठीक। कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस रिलायबिलिटी। विंड एनर्जी के लिए मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, खान सर, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया है, मैं आप उनको उनका एक लिंक दे दूंगा, ठीक है। नहीं अगर दे पाता हूँ तो आप कमेंट में बता देना तो मैं पिन कर दूंगा, ओके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 5। हाँ, इससे पहले बता दूं कि टेलीग्राम पे आ जाओ @स्मार्ट इंजीनियर बाबू, और इंस्टाग्राम पे भी @स्मार्ट इंजीनियर बाबू, ठीक है। अब आ जाओ यूनिट 5 पे, सिस्टम एंड सिंथेसिस, जो कि लास्ट यूनिट है। इसमें बहुत ही ईजी चैप्टर है, इतना ईजी चैप्टर, इसमें कुछ भी नहीं है, डायग्राम वगैरह कुछ नहीं है, इसमें बस मेजर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उन पे ध्यान दो, हो जाएगा काम खत्म, ठीक है। कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज क्यों होता है, तो पहला होता है ग्रीन हाउस गैसेज, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि आपकी फ्रिज से निकलती हैं, CO2, वाटर। ग्रीन हाउस में क्या होता है कि एक, ये अगर आपने पढ़ा हो तो सन से जो रेज आती हैं वो पहले अर्थ पे पड़ती हैं तो फिर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और जब रिफ्लेक्ट हो जाती हैं तो उनकी वेलोसिटी उतनी नहीं रहती कि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को पार कर सकें, जिससे वो ट्रैप हो जाती हैं और ग्लोबल वार्मिंग में एड ऑन हो जाती हैं, ठीक है। अब देख लो डिफॉरेस्टेशन, सेकंड लीडिंग कंट्रीब्यूटर, मतलब दूसरे नंबर पे ये टॉप पे है। डिफॉरेस्टेशन जितना पेड़ कटता है, जैसे कि कुछ नेचुरल भी कॉजेस हैं, जैसे मान लो एर्थक्वेक आ गया, लैंडस्लाइड आ गई, तो डिफॉरेस्टेशन उससे भी हो जाता है। जैसे कई बार आग लग जाती है, ठीक है।
ह्यूमन एक्टिविटीज़ का बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कार चलाते हैं, प्लेन चलाते हैं, ट्रेन चलाते हैं, सबसे CO2 जो है निकलता है और ये हमारे ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, फिर क्या इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज क्या क्या होता है? एक्सट्रीम वेदर, मतलब बहुत ही ज़्यादा या तो ठंडी पड़ जाए या बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाए। जैसे इस बार आपने देखा होगा बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी, सॉरी ठंडी नहीं थी, ठीक है, और गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, तो ये फैक्टर्स हैं। अब देख लो एक्सट्रीम वेदर में क्या होता है, हरिकेन आ जाता है, हीट वेव्स आ जाती हैं, वाइल्ड फायर्स हो जाती है, फ्लड हो जाती है। ठीक, हेल्थ पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि आस्थमा, डायरिया, मतलब वाटर जो है गंदा हो जाता है तो डायरिया हो जाता है। ठीक है, निगेटिव इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम, जैसे फूड डिस्ट्रप्शन एंड 30% ऑफ प्लांट एंड एनिमल, मतलब कि 30% प्लांट और एनिमल एक्सटिंक्ट हो गए हैं ड्यू टू दिस ओनली। ठीक है, क्लाइमेट चेंज। और राइजिंग सी लेवल, हीट टू मेल्ट एंड इंक्रीज सी लेवल, देखो हीट जो होती है, जो ग्लेशियर्स होते हैं हमारे मेल्ट होते हैं और हमारा सी लेवल बढ़ जाता है जिससे फ्लड आती है। ठीक, और श्रिंकिंग आइस सेल्स, मतलब कि जैसे कई बार क्या होता है ना, बहुत ही अच्छे अच्छे पहाड़ जो कि आइस से काफ़ी टाइम तक अपने आप को मेंटेन कर सकें, बट आजकल अंटार्कटिका का भी जो टेम्परेचर लेवल है बहुत ज़्यादा हो चुका है, जिससे आइस मेल्ट हो जाती है। ठीक है, ये सब नुकसान पहुंचाता है। अब देख लो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज सिस्टम कौन कौन से होते हैं, तो इसमें देख लो पम्प्ड हाइड्रो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, फ्लो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी सिस्टम। इनको देख लेना 5-7 पे दिया है, ये पढ़ लेना, इनके बारे में एक बार पढ़ लोगे क्लियर हो जाएगा। ठीक, ग्रीन एनर्जी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है ग्रीन एनर्जी, कोई भी क्वेश्चन अगर ग्रीन से रिलेटेड है तो ये लिख सकते हो। ग्रीन एनर्जी क्या होती है, रिन्यूएबल एनर्जी होती है, कम्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। दूसरा क्या है, क्लीन एनर्जी है, डज नॉट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। तीसरा क्या है, रिप्लेस फॉसिल फ्यूल्स। चौथा क्या है, टाइप्स कौन कौन से होते हैं, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल, हाइड्रो, विंड। बेनिफिट क्या होते हैं ग्रीन एनर्जी के, देख लो, इको फ्रेंडली है, रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी, रिक्वायर लेस मेंटेनेंस, इंप्रूव्ड हेल्थ कंडीशंस, नेवर रन्स आउट। सब क्लियर, इनको समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देख लो ग्रीन बिल्डिंग के ऊपर एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, ग्रीन बिल्डिंग क्या होती है, देख लो, ग्रीन बिल्डिंग is a building that in its design, construction or operation reduces or eliminates negative impacts and create positive impacts on our climate and natural environment, improve our quality of life। ठीक है, ये कितना क्लियर है। फिर फीचर्स ऑफ ग्रीन बिल्डिंग क्या होते हैं, इफिशियंट यूज ऑफ एनर्जी, वाटर एंड अदर रिसोर्सेज, यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सच एज सोलर एनर्जी, पॉल्यूशन एंड वेस्ट रिडक्शन। ठीक, गुड इंडोर इन्वायरमेंटल एयर एक्टिविटी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, यूज ऑफ नॉन टॉक्सिक इथिकल एंड सस्टेनेबल मटेरियल्स, कंसिडरेशन ऑफ इन्वायरमेंट, ये क्या है कंसिडरेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, एडाप्टेशन टू चेंजिंग इन्वायरमेंट। मतलब ये 4-5 पॉइंट्स हैं, अगर इनको लिख लेते हो तो क्लियर है, बाकी ये बहुत ही ईजी है यार, ये क्लियर होगा आपको। ठीक है, लीड क्या होता है, लीड होता है लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल डिज़ाइन। ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है, एक सर्टिफिकेट है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन सिस्टम, बिल्ट यूजिंग स्ट्रेटजीज दैट मैटर्स द मोस्ट, जैसे एनर्जी सेविंग, वाटर इफिशियंसी, ठीक है, CO2 इमिशंस रिडक्शन। ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो एक ग्रीन बिल्डिंग बनाने के लिए दिया जाता है। ठीक, इट प्रोवाइड बिल्डिंग ओनर एंड ऑपरेटर अ कंसाइज फ्रेमवर्क वर्क थ्रू आउट द बिल्डिंग लाइफ साइकिल। ठीक, प्रोवाइड अ पॉइंट टू स्कोर ग्रीन बिल्डिंग पॉइंट्स, और 5 बेसिक एरियाज होते हैं, उनको याद कर लो, वाइज एम, वाई से हो जाएगा वाटर एफिशिएंसी, इंडोर इन्वायरमेंटल क्वालिटी, एस से हो गया सस्टेनेबल साइट्स, ई से हो गया एनर्जी एंड एटमॉस्फेयर, एम से हो गया मटेरियल एंड रिसोर्सेज। फिर 4 लेवल होते हैं लीड रेटिंग। अगर आप गेम खेलते हो, फ्री फायर या पबजी खेलते हो, तो उसमें सबसे पहले एक रहेगा, मान लो लीड वाला छोड़ दो, लीड सर्टिफाइड रहता है ये 40 से 49 पॉइंट। फिर आता है सिल्वर लेवल, ठीक है, फिर गोल्ड लेवल, फिर प्लेटिनम लेवल। इसमें क्या रहेगा, 50 से 59, 60 से 79, 80+। तो ये स्कोर है। ठीक है, तो इनको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी अगर आप पबजी या फ्री फायर खेलते हो तो। अब यहाँ आ जाओ, एनर्जी ऑडिट क्या होता है ये देख लेते हैं। एनर्जी ऑडिट, एन एनर्जी ऑडिट इज अ डेप्थ स्टडी टू डिटरमाइन हाउ एंड वेयर द एनर्जी इज बीइंग यूटिलाइज्ड एंड कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। ये एनर्जी ऑडिट एक ऐसी स्टडी है, एक ऐसा सर्वे है जिसमें हम ये एनालाइज करते हैं कि हमारी एनर्जी कहाँ यूज हो रही है और कहाँ हम उसको बचा सकते हैं। ठीक, फिर इंक्लूड्स स्टडी ऑफ सिस्टमैटिक एंड डीप स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, मतलब कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है ये हमें पढ़ना है। दूसरा क्या, टोटल कॉस्ट ऑफ कैलकुलेशन एंड प्रोडक्शन एनर्जी, टोटल कॉस्ट कितना है। तीसरा क्या, एम्फेसिस ऑन वेयर एंड हाउ मच एनर्जी इज यूटिलाइज्ड, कितना परसेंट कहाँ पे यूज हो रहा है। और चौथा क्या है, एस्टिमेशन ऑफ हाउ मच एनर्जी गेट्स वेस्टेड, कितनी बर्बाद हो रही है। और लास्ट क्या है, हाउ टू इंक्रीज द एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी, किस तरह हम उस एनर्जी को मतलब दोबारा यूज कर सकते हैं, प्रॉपर यूज कर सकते हैं उसका।
ये था। और टाइप्स के 5 होते हैं। तो टाइप्स याद करने के लिए पुट आयरन, पुट से पी क्या हो गया, प्रोसेस ऑडिट, यूटिलिटी ऑडिट, टी से ट्रांसपोर्टेशन ऑडिट, एफ से फंक्शनल ऑडिट और ई से एनवलप ऑडिट। इन सब के बारे में अगर लिखना चाहो तो प्रोसेस क्या होता है वो आप बता सकते हो। यूटिलिटी मतलब यूज, ट्रांसपोर्टेशन मतलब इधर से उधर ले जाना, ठीक है। फंक्शनल मतलब उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, और ये लास्ट एनवलप ऑडिट, ठीक है। इनको चाहो तो आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो, करना है आपको एग्जाम पेपर में, ठीक है। अब टिप्स क्या है, ऑल द वीडियोस 5 के, आई मीन 3 वीडियो हैं 5 यूनिट के, तो इनको देखना है आपको। मैंने नोट्स सहित आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसलिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर, 1 साल का प्रीवियस ईयर पेपर दिया है, अगर आप वो कर लेते हो 30+ आप उससे पा जाओगे, ठीक है। और 2 मार्क्स इन क्वांटम अगर से कर लेते हो तो 15+ इसमें पा जाओगे। वीडियो देख लेते तो 40+, तो अराउंड 50-60 मार्क्स आपके ऐसे आ जाएंगे। बाकी अगर आपने साल भर पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए इतना ही क्लियर है। ऑल द बेस्ट फॉर योर ESE एग्जाम्स। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आई थिंक फ्लूइड मैकेनिक्स का होगा।